आज हमारा शीर्षक क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए, मनुष्य का जो शरीर है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है। अंग तंत्र प्रकार का होता है जिसमें कई अंग मिलकर एक ही कार्य करते हैं। जहां पर कई अंग मिलकर पाचन की क्रिया को संपन्न करें उसे कहेंगे पाचन तंत्र। ठीक है। अंग तंत्र में क्या होता है? कई अंग मिलकर जब एक ही कार्य करते हैं, जैसे कई अंग मिलकर जब पाचन करने लगे तो उसे कहेंगे पाचन तंत्र। जब कई अंग मिलकर श्वसन की क्रिया में भाग लेने लगे तो उसे कहेंगे श्वसन तंत्र। जब कई अंग मिलकर पूरे शरीर का ढांचा तैयार करें तो उसे कहेंगे कंकाल तंत्र। जब कई अंग मिलकर पूरे रक्त का पूरे शरीर में बहाव करें तो उसे कहेंगे परिसंचरण तंत्र। तो आज केवल मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो मनुष्य का पाचन तंत्र जो है एक बहुत जटिल तंत्र है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही एक जटिल प्राणी है ना मनुष्य। तो मनुष्य के पाचन तंत्र की शुरुआत होती है मुख से। मनुष्य के पाचन तंत्र की शुरुआत होती है मुख से। मुख से मनुष्य के पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। जब मुख में भोजन ग्रहण किया जाता है, क्योंकि मनुष्य सर्वाहारी है, तो जब मुख से भोजन ग्रहण किया जाता है तो मुख से सबसे पहले तो क्या करते हैं? दांत जो है भोजन को महीन पीसने का काम करते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक काटते हैं, रदनक उसे थोड़ा महीन करते हैं, कुतरते हैं, और अग्र चवर्णक और चवर्णक उसे पीसने का काम करते हैं। जब भोजन पूरी तरीके से पीस दिया जाता है दांतों द्वारा तो एक लुगदी सी बन जाती है भोजन की। वहीं पर हमारे मुख से स्रावित लार जो है ना, उस पर अपनी क्रिया करनी शुरू कर देती है। यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। तो लार क्या करती है? भोजन को एकदम चिकना सा, बिल्कुल चिकना लुगदी जैसा बना देती है। फिर क्या होता है? लार उस भोजन पर अपनी क्रिया करना शुरू करती है। लार में टायलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। लार में टायलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। टायलिन की स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, पी से स्टार्ट होती है, पटाइलिन होता है, ये पी साइलेंट होती है। टायलिन नाम का लार में एंजाइम पाया जाता है जो भोजन पर अपनी क्रिया करना शुरू करता है। तो टायलिन जो है टायलिन क्या करता है? भोजन की जो जटिल शर्करा है, जिसे स्टार्च कहते हैं, स्टार्च ज़्यादातर अनाज में मिलता है। भोजन की जो जटिल शर्करा है स्टार्च अनाज में मिलता है। गेहूं, चावल, आलू, इन सब में पाया जाता है स्टार्च। तो स्टार्च को वो सरल शर्करा माल्टोज में बदल देता है। टायलिन क्या करता है? भोजन की स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ये टायलिन भोजन की स्टार्च को माल्टोज नामक सरल शर्करा में बदल देता है। कभी कभी देखा होगा ना, रोटी चबाते चबाते मीठी लगने लगती है। मीठी इसलिए रोटी में स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट था और वो बदल गया माल्टोज में। और माल्टोज एक मीठी शर्करा है, अनाज की मीठी शर्करा है माल्टोज। ठीक है। वैसे सबसे मीठी शर्करा कौन सी है पता है? सबसे मीठी शर्करा जो है वो फ्रक्टोज है। ये फलों में पाई जाती है। सबसे मीठी शर्करा जो है वो फ्रक्टोज है, ये फलों में पाई जाती है। चीनी से लगभग 2.25 गुना मीठी है। 2 गुना भी नहीं, और 1.5 और 2 गुना के बीच में चीनी से 2.25 गुना मीठी शर्करा है फ्रक्टोज। ठीक है। और दुनिया का सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है पता है आपको? दुनिया का सबसे मीठा पदार्थ जो है वो एलिटम है। शर्करा पैमाने पर वो 2000 गुना मीठा है। शर्करा पैमाने पर 2000 गुना मीठा, यानी शर्करा से 2000 गुना मीठा। आप अनुमान लगाइए कि शक्कर से जो 2000 गुना मीठा होगा वो कितना मीठा होगा। इसकी मिठास पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और फिर ये कड़वाहट देने लगता है। तो कुल मिला के उन्हें छोड़ते हैं। तो लार क्या करती है? भोजन की स्टार्च को माल्टोज में बदल देती है। अब माल्टोज एक सरल शर्करा है, इसे अब पचाना थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी जो भोजन है, भोजन स्टार्च में बदल गया। शेष भोजन इस ग्रास नली या ग्रसिका द्वारा यहाँ पर एक थैली नुमा रचना है जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय में आकर एकत्र हो जाता है। आमाशय में आकर के एकत्र हो जाता है। आमाशय एक जे, देखे ना, लगभग कैपिटल जे के आकार की रचना है आमाशय।
वो भोजन जो है आमाशय में आकर के एकत्र हो जाता है और आमाशय अब इसका पाचन करना शुरू कर देता है। आमाशय में जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर रस। जठर रस कहते हैं आमाशय में पाया जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। जठर रस, जठर रस जो है आमाशय में पाया जाता है और इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो जठर रस में पाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब बहुत भारी भोजन कर लेते हैं, तला भुना, समोसा, पकौड़ी, मिर्चा वगैरह ना, चाउमीन, मोमोज जो भी खा लेते हैं, तो बहुत खट्टी डकारें आने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जठर रस आमाशय ने ज़्यादा बना दिया, क्योंकि वो भारी भोजन है, उसको पचाने के लिए आमाशय ने ज़्यादा जठर रस बना दिया, इसलिए खट्टी डकारें आने लगती हैं। और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि बहुत प्रबल अम्ल है। बहुत खट्टा अम्ल होता है, नींबू से भी प्रबल है। ठीक है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, उससे भी प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कभी कभी जब भारी भोजन कर लेते हैं, गरिष्ठ भोजन जिसे कहते हैं, ज़्यादा भारी हार्ड भोजन जिसको पचाना मुश्किल हो, तो आमाशय ज़्यादा जठर रस का उत्पादन कर देता है, इसलिए खट्टी डकारें आने लगती हैं। कभी कभी इतनी ज़्यादा खट्टी डकारें आने लगती हैं कि जो है उल्टियाँ भी होने लगती हैं ज़्यादा भारी भोजन कर लेने से। तो इसका यही कारण है, उस खट्टी डकारों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये तो रहा अच्छा, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा एक एंजाइम भी पाया जाता है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो है पाचन क्रिया को तेज करने वाले पदार्थ हैं। एंजाइम पाचन क्रिया को तेज करने वाले पदार्थ हैं, बढ़ाने वाले हैं, पाचन क्रिया तेज हो जाए, पाचन क्रिया में तेजी आ जाए, वो एंजाइम जो है पाचन क्रिया में को तेज करने वाले पदार्थ हैं एंजाइम। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जल की मात्रा होती है, और इसके अलावा एक एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन बनता है, वो भी इसी में बनता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है? पेप्सिन एंजाइम आमाशय में बनता है। ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन एंजाइम ये आमाशय में बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और इसमें बनता है प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, वो भी आमाशय में बनता है। तो इतनी क्रिया आमाशय में पूर्ण होती है। अब जो लोग मांसाहारी है ना, इतना भारी भारी मांस के टुकड़े खा जाते हैं, उनको पचाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है आमाशय का। नहीं, अगर आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना हो तो मांस को पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो गरिष्ठ भोजन है ना, मांस, मछली वगैरह, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये उसको पचाने में सहायता करता है। और इसके अलावा पेप्सिन को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है ताकि पेप्सिन उस पर क्रिया करे, जल्दी भोजन को पचाए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? एक ऐसा माध्यम तैयार कर देता है जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि पेप्सिन जो है जल्दी प्रोटीन को पचाए। इतना काम होने के बाद में अब भोजन आगे पहुंचता है आपकी छोटी आंत में। भोजन यहाँ से होता हुआ, ये आमाशय की नली, यहाँ से होता हुआ छोटी आंत। छोटी आंत नाम इसका छोटी है, लेकिन है बहुत लंबी, पतली है लेकिन लंबी है, बहुत कुंडलित रचना है, एकदम लिपटी हुई सी पड़ी है, यहाँ पर बहुत लिपटी हुई कुंडलित रचना है। छोटी आंत 5-6 मीटर लंबी होती है, 5 से 6 मीटर लंबी होती है ये, मतलब आदमी के शरीर से कई गुना लंबी है ना, 5-6 मीटर लंबी है ये। कुंडलित एकदम लिपटी हुई सी रचना पड़ी होती है, भोजन इसमें पहुंच जाता है और सारी पाचन की क्रिया इसी छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। अब छोटी आंत में पाचन कौन कौन करता है? छोटी आंत खुद पाचन नहीं करती, छोटी आंत में पाचन करने के लिए 2 अंग लगे हैं, एक तो अग्न्याशय है और दूसरा यकृत। एक तो अग्न्याशय और दूसरा यकृत। यकृत को लिवर कहा जाता है अंग्रेजी में, लिवर। हिंदी में यकृत कहते हैं, अंग्रेजी में लिवर कहते हैं इसको। उर्दू में जिगर कहा जाता है इसको, जिगर। जिगर शब्द सुना है ना, जिगर कहते हैं। तो ये यकृत क्या करता है? यकृत एक चीज और है, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर के आंतरिक अंगों की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ठीक है, यकृत शरीर के जितने भी अंग हैं, लगभग इसका वजन वयस्क मनुष्य में 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है।
ठीक है। तो यकृत क्या करता है? यकृत जो है एक पित्त लवण तैयार करता है। यकृत क्या करता है? एक पित्त लवण तैयार करता है, पित्तरस कहते हैं उसको। पित्तरस क्या करता है? भोजन पर अपनी क्रिया करता है, भोजन को पचाने के लिए पित्तरस का बहुत बड़ा योगदान है। और ये पित्तरस आकर के इसी से जुड़ी है एक पित्ताशय नामक ग्रंथि, गाल ब्लैडर कहते हैं अंग्रेजी में पित्ताशय को। ये पित्ताशय है ना, इसे अंग्रेजी में गाल ब्लैडर कहते हैं, गाल ब्लैडर कहा जाता है। इस पित्ताशय, पित्तरस बनता है यकृत में और जमा हो जाता है पित्ताशय में। पित्ताशय नामक एक छोटी सी थैली है, इसमें जमा हो जाता है। तो पित्ताशय में जो है पित्तरस जमा हो जाता है। अब ये पित्तरस क्या करता है? छोटी आंत में पहुंचता है और इसका काम है शरीर के भोजन के सबसे भारी पदार्थ वसा को पचाना। वसा को पचाने के लिए पित्तरस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पित्तरस, वसा जो है, वसा सबसे भारी भोजन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, इन सब में ज़्यादा भारी है वसा। वसा मतलब चिकनाई, ठीक है। जो चिकनी चीज़ें हैं ना भोजन में, उनको पचाने के लिए सबसे अहम योगदान रहता है पित्तरस का। पित्तरस जो है बनता है यकृत में, जमा होता है पित्ताशय में, और पित्तरस वसा को पचाने के लिए उसे छोटी छोटी गोलिकाओं में, छोटी छोटी गोलियों में खंडित कर देता है ताकि उसका पाचन आसान हो जाए। तो पित्तरस क्या करता है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। वसा एक तो वैसे भी बहुत भारी चीज़ है। वसा, चिकनाई को पचाना सबसे कठिन होता है भोजन में, और हर चीज़ आसानी से पच जाती है। तो यह क्या करता है? पित्तरस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है ताकि जो है अब इसका पाचन आसान हो जाए, ठीक है। आगे क्या होता है? कभी कभी एक प्रश्न पूछ दिया जाता है, कंपटीशन में एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पित्तरस कहाँ बनता है। तो ज़्यादातर लोग लगा देते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर, पित्ताशय में बनता नहीं है। पित्ताशय में आकर जमा होता है, बनता है यकृत में। यकृत बनाता है, पित्ताशय में जमा होता है। और पित्ताशय में जब पथरियाँ हो जाती हैं तो इसे ऑपरेशन द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है और यकृत को सीधे छोटी आंत से जोड़ दिया जाता है, सीधे छोटी आंत से जुड़ा है, ठीक है। तो पित्तरस क्या करता है? जो छोटी आंत है उसमें वसा जो भोजन में है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है ताकि वसा का पाचन आसान हो जाए। अब रह गया है योगदान अग्न्याशय का। अग्न्याशय का योगदान, अग्न्याशय एक बहुत कीमती ग्रंथि है। ये पत्ती जैसी आकार की रचना अग्न्याशय। अग्न्याशय क्यों हंस रहा है? दांत निकाल रहा है। अग्न्याशय एक बहुत कीमती ग्रंथि है। अग्न्याशय का क्या काम है? अग्न्याशय वसा को पचाती है। वसा को पचाने के लिए इसमें लाइपेज नामक एंजाइम बनता है अग्न्याशय में, लाइपेज। वो लाइपेज जो है वसा को पचाने का कार्य करता है। लाइपेज नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण वसा जो है पचती है। वसा जब पचती है तो किसमें खंडित हो जाती है? वसा को जब पचाया जाता है लाइपेज की उपस्थिति में, लाइपेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये बदल जाती है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल नामक दो भागों में खंडित हो जाती है जब वसा पचती है ये, ठीक है। वसा का पाचन होता है जब, तो ये लाइपेज नामक एंजाइम जो है वसा को पचाने का काम करता है, लाइपेज। तो छोटी आंत में लगभग सभी अंगों का पाचन, सारे भोजन का पाचन हो जाता है लगभग। छोटी आंत क्या करती है? इसमें छोटे छोटे रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, वो भोजन को स्वांगीकरण करती हैं भोजन का, यानी भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो अपने अंदर खींचती हैं। अब भोजन शरीर में जाएगा ना, भोजन के सारे पोषक तत्व शरीर में जाएंगे, तो छोटी आंत में ये क्रिया होती है कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो शरीर में जाएं। अब उनका शरीर में योगदान है। एक बात बताना भूल गए कि अग्न्याशय और क्या करता है? अग्न्याशय जो है ये लाइपेज नामक एंजाइम बनाता है ताकि वसा का पाचन हो। इसके अलावा अग्न्याशय दो अहम कार्य और करता है। वो क्या करता है अग्न्याशय? अग्न्याशय जो है दो हार्मोन्स बनाता है। ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स उत्तेजक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो दो हार्मोन्स बनाता है अग्न्याशय, इंसुलिन और ग्लूकागॉन।
इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक दो हार्मोन बनाता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के दो हार्मोन बनाता है अग्न्याशय। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलकर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल रखते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर एक कम हो गया तो दूसरा बढ़ जाएगा। अगर ग्लूकागॉन बढ़ गया, कम हो गया तो इंसुलिन बढ़ जाएगा। सुन रहे हो? अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा, और ग्लूकागॉन बढ़ गया तो मतलब अगर ग्लूकागॉन कम हो गया तो इंसुलिन बढ़ जाएगा। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये दोनों मिलकर के ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। अगर इंसुलिन कम हो जाए, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागॉन बढ़ाता है। माने दोनों अपना अपना कार्य करते हैं ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सीमित बनी रहे। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? कम करता है, ग्लूकागॉन बढ़ाता है। ठीक है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो सीधी सी बात है ग्लूकागॉन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ग्लूकागॉन की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसे कहते हैं प्रथम प्रकार की डायबिटीज, फर्स्ट टाइप डायबिटीज़ कहते हैं। शुगर की बीमारी जो आजकल ज़्यादा है लोगों को, उसकी यही दोनों हार्मोन्स जिम्मेदार हैं उसके लिए। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो ग्लूकागॉन बढ़ जाता है। जब ग्लूकागॉन बढ़ जाता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है, पहले प्रकार की डायबिटीज़। कैसे बेटा? ये हट, पहले प्रकार की डायबिटीज़ इसे कहते हैं, फर्स्ट टाइप डायबिटीज़ कहा जाता है इसे। ठीक है। अगर ग्लूकागॉन की मात्रा कम हो जाती है तो इंसुलिन बढ़ जाता है। जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसे दूसरे प्रकार की डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खिलाया जाता है जिनमें ग्लूकागॉन की कमी होती है, और जिनमें इंसुलिन की कमी होती है उनको मीठी चीज़ों से परहेज कराया जाता है। होता है ना? दो तरीके की डायबिटीज़ होती है। अभी तक आप लोगों ने एक ही तरीके की सुनी होगी ना, दो तरीके की होती है डायबिटीज़। प्रथम प्रकार की डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी हो जाती है, ग्लूकागॉन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन कम कर रहा होता है। जब इसी की कमी हो गई तो ग्लूकोज बढ़ गया रक्त में, ग्लूकोज रक्त में बढ़ गया, ये पेशाब के रास्ते बाहर जाने लगता है ग्लूकोज, जिसको पेशाब, चीनी की पेशाब लोग कहते हैं ना। यही प्रथम प्रकार की डायबिटीज़ है। दूसरे प्रकार की डायबिटीज़ में ग्लूकागॉन की मात्रा कम हो जाती है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, और इसे कहते हैं दूसरे प्रकार की डायबिटीज़। ठीक है। तो छोटी आंत में लगभग पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी आंत क्या करती है? सारे पोषक तत्वों को, सूक्ष्म रोम जैसी रचनाएं इसकी सतह पर पाई जाती हैं अंदर, जिन्हें खींच लेती है अपने अंदर सारे पोषक तत्वों को। इसे स्वांगीकरण कहा जाता है, एसिमिलेशन कहते हैं अंग्रेजी में, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है। तो लगभग पाचन जब पूर्ण हो जाता है तो अब जो बचा है बेकार व्यर्थ पदार्थ, वो बड़ी आंत में जाकर के जमा हो जाता है और बड़ी आंत के थ्रू शरीर के बाहर कर दिया जाता है। आप ये देख रहे हैं ना, ये जो एक छोटी सी एक खूंटी जैसी रचना, जिसको कहते हैं क्रमिरूप परिशेषिका, ये क्रमिरूप परिशेषिका जो है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं अंग्रेजी में इसे। क्रमिरूप परिशेषिका शाकाहारी प्राणियों में पाई जाती है। यह सेलुलोज का पाचन करती है। सेलुलोज मतलब चारे, जो रेशा नहीं होता चारे का, उसका पाचन करती है। खासकर जुगाली करने वाले जानवर, खरगोश, उनमें इसका काम है। लेकिन मनुष्य चूँकि सर्वाहारी हो गया है, इसलिए इसका कोई काम नहीं। मनुष्य में ये फालतू में लगी है। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे काट कर अलग किया जाता है ऑपरेशन द्वारा। ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसका मनुष्य में कोई कार्य नहीं रह गया, क्योंकि मनुष्य हो गया है सर्वाहारी, मांस भी खा लेता है, शाकाहारी भी है। लेकिन जो केवल शाकाहारी प्राणी हैं उनमें ये सेलुलोज का पाचन करती है। ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा पाचन तंत्र का पूरा